नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 24 जून को जो आल पार्टी मीटिंग हुई थी उसका असर अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दिखने लगा है। सरकार गंभीर है। सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। सबसे पहले जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए और आज डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग हुई जिसमें कमीशन ने यह फैसला लिया है 6 से लेकर 9 तक, यानी 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक ये कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान वो विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के साथ साथ उनकी राय जानेगी, उनकी राय लेगी कि किस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगी। यानी एक अच्छा संकेत। हालांकि जिस दिन मीटिंग खत्म हुई थी उसके बाद अलग-अलग बयान लोगों के आए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा था कि 370 और 35 की वापसी वो लोकतांत्रिक तरीके से करने के पूरा प्रयास करेंगे। वैसे ही पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का भी नाम लिया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपना इशारा, अपना संकेत स्पष्ट कर दिया है कि जल्द से जल्द यूटी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। लेकिन ये अलग बात है कि इलेक्शन से पहले राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन इलेक्शन जल्द होंगे, ये संकेत आज जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने दे दिया है। तो दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं चीफ स्पोक्सपर्सन कांग्रेस एडवोकेट रविंदर शर्मा। रविंदर जी, स्वागत है। ये 24 जून को जो आल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके नतीजे आहिस्ता आहिस्ता सामने नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज पहली डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग होती है और कमेटी ये फैसला लेती है कि वो 6 जुलाई से 9 जुलाई तक यूटी जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और नवस टोलेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि ये तो बड़ी देर से हम ये कह रहे थे कि 4 मार्च 2020 को कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था और 1 साल 3 महीने से 2 महीने ज्यादा हो गए कि उन्होंने के साथ संपर्क नहीं किया। डिलिमिटेशन कमीशन को ऑन बोर्ड लेना ही है तमाम पॉलिटिकल शेड्स को, और चाहे उसके मेंबर सिर्फ 2 पार्टी है। देखिए, ये एक असाधारण समय डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, नहीं तो कानून में ये लिखा है कि 5 मेंबरों ने असेंबली जो है उसके एसोसिएट मेंबर होंगे। उसमें फिर ये होता था कि तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं उनका कोई ना कोई नुमाइंदा जो है उसका मेंबर हो जाता था, लेकिन यहाँ असेंबली भंग थी, काउंसिल में नहीं थी, इसलिए सिर्फ लोकसभा के एमपी जो है उसमें रखेंगे। उसमें 2 ही पार्टियां रिप्रेजेंटेड है, एक भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कांग्रेस अभी तक उस मीटिंग में गई नहीं। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस एक बड़ी नेशनल पार्टी है, जम्मू कश्मीर में भी हमारा आधार रहा, 12 विधायक इस असेंबली में भी हमारे थे, तो हमारा वहां पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। इसी तरह से तो दूसरी पार्टियां भी हैं, तो सबको सुना जाना चाहिए कि ब्रॉडर पैरामीटर क्या होगा, किस तरह से डिलिमिटेशन होगा। कानून में तो जो चीजें लिखी हैं उसमें आपको पता है कि उसमें लिखा गया है कि पॉपुलेशन देखी जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ज्योग्राफिकली देखा जाएगा, ज्योग्राफिकल सिचुएशन देखी जाएगी, कनेक्टिविटी कैसी है किस इलाके के साथ, ये पैरामीटर जो है इसके बुनियाद। लेकिन रविंदर जी, जिन लोगों ने आल पार्टी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री खुद बड़े इच्छुक है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनसे भी राय मशवरा लिया जाए, उनको भी सम्मिलित किया जाए। देखिए, जो 5 पॉइंट मेन हाईलाइट किए थे कि कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों पे बात की, गुलाम नबी आजाद साहब, मीर साहब और तारा चांद की जो हमारा नुमाइंदगी वहां हुई थी, उसमें एक सबसे अहम मुद्दा ये भी था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे और उसको जल्द करिए और चुनाव करिए। तो हम तो बार बार ये कहते थे कि ठीक है, डिलिमिटेशन अगर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हिस्सा बैठाया गया है तो वो
काम करे, चुनाव भी हो गए, सब कुछ हो गया, तो 1.25 साल से वो जमीन पे नहीं उतरा था। ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात दोहराई गई और उसके बाद ये प्रक्रिया हुई। लेकिन बात यह है कि खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाओगे तो आपको कोई ना कोई खबर लोगों को सुनाने की है। वो कहेंगे कि ये 4 पंचायतें जो है ये कालाकोट के साथ लग रही है, ये 4 पंचायतें नशारा के साथ लग रही है, ये मीरा साहब के साथ लग रही है। ये जो रूमर जो है ये कहाँ से आती है? और रूलिंग पार्टी का एक संदेश है कि हम करवा रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए कमीशन इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज है, एक तो वो आए, इंसाफ करे, सब इलाके के साथ इंसाफ करें, टोपोग्राफी ज्योग्राफी पॉपुलेशन देख करके होना चाहिए, सियासी बुनियाद बना करके नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि कश्मीर और जम्मू के बीच में वो आप कहते रहे, हमेशा कहते रहे कि बेइंसाफी है जम्मू के साथ, और उस बेइंसाफी को दूर करें। और उसमें बड़ी बात यह है कि 2011 का जो सेंसस है, आपने गवर्नमेंट ने लिखा कि कमीशन जो है 2011 के सेंसस की बुनियाद को देख करके आगे डिलिमिटेशन करेगा। 2011 के जो सेंसस है, सेंसस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंसस डिपार्टमेंट करता है। उसमें पॉपुलेशन तो 15 लाख कश्मीर की जगह बताई गई है, तो हमको समझ नहीं आता कैसे इंसाफ होगा, लेकिन होना चाहिए। और चलिए रविंदर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके लिए दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जम्मू खित्ते के साथ 70 वर्षों से पक्षपात होता रहा है। आप अगर कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी देखें, कितने वोट्स की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और दायरा कितना, एरिया कितना रहता है, और जम्मू का देख लीजिए। क्या अब आप चाहते हैं जम्मू खित्ते के साथ इंसाफ हो, जस्टिस हो? विनोद जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कोई दोस्तों को, बीजेपी को आप मीडिया में कोई साथी कहते हैं, कांग्रेस को कोई परेशानी, कांग्रेस कहती है नाम के मुताबिक हो, और उसमें जम्मू खित्ते का जो हक बनता है जम्मू खित्ते को मिले। जम्मू का एरिया ज्यादा है जी, कश्मीर की पॉपुलेशन 15 लाख ज्यादा है 2011 का सेंसस, और इसलिए अगर आपने 2011 का सेंसस बुनियाद बनाया है तो कमीशन के लिए भी दिक्कत है। और इसलिए हम तो कहते हैं कि जिस रीजन का, जिस इलाके का, जिस डिस्ट्रिक्ट का, जिस सब रीजन का जो हक बनता है उसको मिलना चाहिए। उसमें कोई पक्षपात नहीं, ना कांग्रेस को परेशानी। हम जब अपना हक मिले, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, किसी का हक नहीं खाएंगे, लेकिन जो हक जम्मू का मिलता है उसमें करिए। किसने रोका? पहले जो कमीशन बना था, मैं आपको बताऊं कि उसकी असेंबली में रिपोर्ट पेश हुई थी 1987 में, और उसके बाद गवर्नर रूल में जस्टिस के गुप्ता से रिव्यू कमीशन के चेयरमैन थे, और उसमें एक सीट जम्मू के लिए बड़ी थी। फिर भी हालांकि उनके पास इख्तियारात नहीं थे रिव्यू कमीशन के, और असेंबली में रिपोर्ट पेश हुई थी, मुझे याद है। और इसलिए आज भी हम कहते हैं कि आप पारदर्शिता से कहो, और कोई ये ना कहे, आप स्लोगन तो बहुत देते हैं जम्मू के, उसमें लिखा कि 2011 का सेंसस जो होगा, फिर आप कहते हैं पीओजे के रिफ्यूजियों को हम 8 सीटें देंगे, हम कहते हैं दीजिए, लेकिन मेरे पास वो सबूत है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये हम नहीं कर सकते जी। वक्त में बताऊंगा कि जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है, और बीजेपी वाले लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि पीओजे का हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे इख्तियारात में नहीं है, और आप उन्हें तो रोज कहते हो। फिर कश्मीरी पंडित भैया को भी कहा है, हम कहते हैं जो कहते हो करो, सिर्फ कहने के लिए मत कहो। और ये बातें आप करते आए 2014 से 2021 में के अंदर जितना जम्मू के साथ भेदभाव हुआ बीजेपी के साथ, वो किसी 70 साल में किसी कश्मीरी ने नहीं किया होगा। आपने अभी कोविड में हालत नहीं देखी, कश्मीरी हुक्मरानों को आप कहते थे, बुलेट लगाते थे, गाड़ी निकालते थे। आपने 1.25 साल में जो प्रबंध किए कश्मीर में, ज्यादा किए, कश्मीर में लोग बच गए, वेंटिलेटर ज्यादा लगे, ऑक्सीजन ज्यादा लगे, जम्मू में कुछ नहीं लगा। इसलिए सर शो का मत दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कहते डिलीवर करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ है कानून और नाम कानून का जस्टिस। जी रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ विबोध गुप्ता जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव है। विबोध जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या विबोध जी, आपको लगता है कि जो ऑल पार्टी मीट 24 जून को हुई थी उसका असर रफ्ता रफ्ता देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग हुई है, और डिलिमिटेशन कमीशन ने ये फैसला लिया है कि वो 6 जुलाई से 9 जुलाई तक यूटी जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। क्या आपको लगता है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी इस दौरे का लाभ उठाएंगे और अपने अपने सजेशंस और सुझाव दे पाएंगे?
विनोद जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 24 तारीख को जो बैठक हुई वो बैठक जो है बड़े खुशहाल माहौल में हुई, और उस बैठक के अंदर जितने भी 14 नेता, 8 बड़ी पार्टियों के 14 नेता जो हमारे गए हुए थे जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और उसके अंदर उन्होंने चुनावों की भी बात की, डिलिमिटेशन की भी बात की। और सारी डिलिमिटेशन अगर हम कहें तो वो अपने आप में एक अलग इंस्टीट्यूशन है, उसको अपनी काम अपने ढंग से करना है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है उससे कोई सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके लिए बराबर रहती हैं। वो पहले से काम कर रही थी, पहले से ही उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिखे हुए थे कि भाई आप अपनी अपनी डिटेल जो है वो भेजें। हाँ, ये ठीक है कि अब उनका दौरा होने वाला है, वो अच्छी बात है, और लगता है कि बड़ी जल्दी ही उनकी जो रिपोर्ट है वो टेबल्ड होगी, और टेबल्ड होने के बाद ऑब्जेक्शंस आएंगे, और फाइनल खाका खींचने के बाद एक चुनावों की तरफ जो है वो जम्मू कश्मीर जाएगा। और जो बात दूसरी आपने कही कि यहाँ के जो हमारे सियासी दल है चाहे, तो उनका क्या रुख रहेगा, उस मीटिंग के अंदर जो रुख आया उनका वो एक अच्छा रुख था। और आप ये भी देखिए कि इनकी पीएचडी की मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई, वो मीटिंग हुई नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी एक अलग अलग उनके जो है विचार है। हाँ जी, और उसके कारण वो पीएचडी की मीटिंग नहीं हो पाई। और कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इसका बहिष्कार करेगी वो लोगों के साथ ज्यादती करेगी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जो भी उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ ज्यादती करेगी। लेकिन विभोद जी उन्होंने मीटिंग के तुरंत बाद जब अपना रिएक्शन दिया, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने 370 और 35A का राग अलापा है। उन्होंने कहा है कि विशेष दर्जे को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से वो संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, यहाँ तक 370 और 35A की बात है, वो अब राग अलापने से तो कुछ होने वाला नहीं है जी। जो जम्मू कश्मीर की जो गलती नेहरू जी और शेख जी ने उस दौर के अंदर की थी, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत से उस समय परमिट सिस्टम खत्म हुआ था, और उनके उस सपने को पूरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, और जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से इंटीग्रेट देश के साथ किया। और यही एक जरूरत थी। आप देखिए कि 370 और 35A हटने के बाद डेमोक्रेसी डोर स्टेप तक आई, बीडीसी बनी, डीडीसी बनी, उनको पावर्स मिली, पंचों के चुनाव हुए, सरपंचों के चुनाव हुए, और आज असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। लिहाजा 370 और 35A की अगर वो बात करते हैं तो वो उनका सियासी धंधा है, वो सियासी अपना वोट उनको पता है कि 370 और 35A का अब कुछ नहीं होने वाला है। आज जम्मू कश्मीर उससे बड़ी आगे निकल चुका है, और एक डेवलपमेंट के एरा की तरफ जम्मू कश्मीर जा रहा है। आज अगर आप देखें कि 370 और 35A हटने के बाद अलगाववाद भी कम हुआ है, पत्थरबाजी पूरी तरीके से कम हुई है, और आतंकवाद अपनी आखिरी सांस ले रहा है। लिहाजा वो लेकिन विभोद जी उनका ये कहना है कि जिस तरीके से राम मंदिर का मामला कोर्ट के विचाराधीन था, और भारतीय जनता पार्टी बार बार राम मंदिर का जिक्र करती रही कि राम मंदिर हम बनाएंगे, उसी तरीके से अगर 370-35A का मामला कोर्ट के विचाराधीन है तब भी हम आवाज उठाते रहेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे 70 साल लगे भाजपा को 370 तोड़ने में, हम 70 महीने लेंगे लेकिन तोड़ के रहेंगे, वापस लेके रहेंगे। अब वो डबल बात कर रहे हैं जी, जो आपने बोला उसके मुताबिक भी उनकी बात जो है डबल बात है जी। एक बात जो है कि वो कहते हैं कि हम 370 और 35A वापस लेके रहेंगे जी। दूसरी बात वो कहते हैं कि 370 और 35A का केस जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है हम उसका मान और सम्मान करेंगे, जो भी फैसला आएगा जी। और हम भी मान और सम्मान करेंगे जी। जो कोर्ट के अंदर फैसला है वो तो सब मानेंगे जी। उसको हमको भी मानना है और आपको भी मानना है। हम जी। कोई ऐसी बात तो है नहीं है कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला देगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको नहीं मानेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। इसलिए वो एक बात के ऊपर स्टैंड करें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसका जो उसमें जो भी फैसला आएगा वो पूरा देश मानेगा। जी जी तो विभोद जी उनका ये भी कहना है कि पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड मिलेगा उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है। देखिए स्टेटहुड की जहाँ तक बात है माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगी और उसके दाएं बाएं ना मैं जा सकता हूँ ना कोई और जा सकता है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में ये बात कह दी है कि चुनाव डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे, चुनावों के बाद स्टेटहुड मिलेगी, ये ठीक बात है। मैं फिर आपसे ये कहूँ इन सब पार्टियों ने चुनावों में आना है। क्या 370 और 35 से उस समय वापस आ गया था जब इन्होंने डीडीसी के चुनाव लड़े? आप
पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीएजीडी बनाकर और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत से कश्मीर के अंदर डर गए और उन्होंने पीएचडी बनाकर उन्होंने चुनाव लड़े। उस समय 370 और 35 को वापस थोड़ा आ गया था। लिहाजा ये इनकी सियासी एक वोट बैंक की पॉलिसी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनको अपना नारा देना है वो देंगे, लेकिन चुनावों के बाद ही स्टेटहुड जो है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जम्मू कश्मीर में वापस स्टेटहुड आए। विभोद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जी जी। दर्शकों, इस मुद्दे को लेकर के हमें अली मोहम्मद सागर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता, उनसे बातचीत की। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और कश्मीर की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले अली मोहम्मद सागर। सागर साहब, आपका स्वागत है। सवाल मेरा ये है पहले कि आल पार्टी मीट के बाद, हालांकि आपको बताते चले कि आल पार्टी मीट में भी ज़्यादा जो स्ट्रेस था इसी बात पे दिया गया था कि जब डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग होगी तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे ज्वाइन करेंगी। आज डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग है आल पार्टी मीट के बाद, और उसमें तय किया जाएगा कि कब कब किन किन पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द अमल रहेगा? सागर साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें अपने सदर मोहतरम डॉक्टर फारूक साहब को अथोराइज किया है कि वो इसमें फैसला लें, और जो फैसला लेंगे उसी को फॉलो किया जाएगा। जी, आप ये सोचते हैं कि जो डेडलॉक या जो स्लोगन दिया था दिल से दूरी दिल्ली से दूरी, क्या इस मीटिंग में जो आल पार्टी मीटिंग 24 जून को हुई है उसमें थोड़ा फर्क पड़ा है? दिल से दूरी खत्म हुई है? नहीं, बहुत बातें पहले भी की हमारी जो कायदीन हैं दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरे लोग हैं, नहीं वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा किस हद तक वो दूरियां कम की जाएंगी और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, लोगों को कोई राहत मिलेगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो गतिरोध, जो डेडलॉक था, वो किसी हद तक खत्म हुआ है? 5 अगस्त 2019 के बाद दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बड़ी दूरियां, फासले बड़े ज़्यादा बढ़ गए थे। इसमें कोई शक नहीं है, आइस ब्रेक हुआ है, देर से हुआ है लेकिन शुरू हुआ है जी, आइस ब्रेक हुआ है जी। सागर साहब, आप बड़ा तजुर्बा रखते हैं, क्या आपको लगता है कि 370 और 35A का विकल्प 371 हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? मेरी अपनी ज़ाती राय है कि उसका वो मुतबादिल नहीं हो सकता, 370 का मुतबादिल 371 नहीं हो सकता। जी, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि जो वक्त चला जाता है वो वापस नहीं आता है। आपको यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी दीगर जमातों को, गुप्कार अलायंस को चाहिए कि वो 370 और 35A को भूल करके आगे पेश रफ्त करें। उनकी अपनी राय है, किसी राय को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना हमारा हक बनता है, तो आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या हो। सागर साहब, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेटहुड के बाद इलेक्शन होने चाहिए, पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए? अच्छी बात है, वो हमारी पार्टी ने भी, उमर साहब ने भी कहा कि इलेक्शन होने से पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए। जी, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि पाकिस्तान को भी शुमार किया जाना चाहिए, पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए। अगर आप अफगानिस्तान में बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान के साथ भी दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए बातचीट होनी चाहिए। आपकी जाती राय क्या है? पार्टी को छोड़ दीजिए। इसमें कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारा मुल्क हिंदुस्तान बातचीत कर रहा है, कहीं ट्रैक 2 में और कहीं जगहों पे हो रही है, वो चल रहा है, वो सिलसिला चल रहा है, वो एक प्रैक्टिस, वो एक एक्सरसाइज है, उसको ऑलरेडी उस पर अमल हो रहा है। अब उसके परिणाम कब आएंगे, उससे क्या फ़ायदा जम्मू कश्मीर को मिलेगा, आने वाला वक्त बताए। सागर साहब, कभी आपको संदेह होता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो अपनी काम कर रहा है उसका तौर तरीका ठीक नहीं है, या हो सकता है कि किसी सरकार से प्रभावित हो, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से? बताएगा उनके क्या रिकमेंडेशन होंगे, वो जाहिर करेगा, ये फैसला करेगा कि उनका तौर तरीका ठीक है या नहीं है। सागर साहब, बहुत सारे मुख्य धारा की पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अभी भी जेलों में बंद है। डू यू वांट कि उनको रिलीज किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए, जो हीनस क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं है। पॉलिटिक्स में होता है, कभी बंद किया जाता है, कभी छोड़ दिया जाता है,
तो मेरे ख्याल में ये मैग्नानिमिटी मरकज़ी गवर्नमेंट को दिखानी चाहिए। जो सियासी कहती है कि सीरियस एलिगेशन में क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, उनकी राय के लिए सोचना चाहिए। सागर साहब, 15 आईपीएस अधिकारियों ने एक पत्र लिखा है, खुला पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है, जिसमें अप्रिशिएट किया है ये जो इनिशिएटिव लिया गया ऑल पार्टी मीट। आप इसको कैसे देखते हैं? वो तो हमारे प्रेसिडेंट ने भी और वाइस प्रेसिडेंट ने भी अप्रिशिएट किया है कि शुरुआत तो कहीं से की हुई। क्या सागर साहब आपको लगता है कि ये आगाज़ अच्छा है और आने वाले दिनों में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव हो पाएंगे? हम तवक्को रखेंगे कि आगाज़ अच्छा होना चाहिए और अंजाम भी अच्छा होना। आप कब तक चाहते हैं कि इलेक्शन हो यूटी जम्मू कश्मीर में? वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि फिर आगे, जैसा आपने खुद कहा कि मरकज़ की क्या पॉलिसी होगी, कैसे वो रीच करेंगे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए क्या किया जाएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। सागर साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको अगर निमंत्रण मिलता है डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से, क्या आपकी पार्टी जाएगी? दूसरी पार्टियों को जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये अच्छा तरीका है सभी मिलजुल करके? आप ही ये वकालत करते रहे कि बातचीत से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। दूसरी पार्टियों का मैं वकालत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो डॉक्टर साहब को अथॉरिटी दी है और उसके तहत जो डॉक्टर साहब फैसला देंगे वो हमारी पार्टी का फैसला हो। सागर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू। अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा से भी हमने बात। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं विक्रम मल्होत्रा, जो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। और आपको बताते चले कि डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग है और उसमें आपको बताते हैं कि 24 जून को ऑल पार्टी मीट हुई थी। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि पूरी मीटिंग में इसी पर मुद्दा चर्चा ज़्यादा जोर पर रही थी कि आखिरकार जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग्स हैं उनमें शामिल होना चाहिए। विक्रम जी, आपको क्या लगता है कि क्या जो डेडलॉक 5 अगस्त 2019 के बाद बना हुआ था 24 जून को वो खत्म हुआ है? देखिए विनोद जी, धन्यवाद आपका मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हमेशा से ये मानना है कि कोई भी जो रास्ता आगे निकलेगा वो बातचीत से निकलेगा और बातचीत ही हर मसले का हल है जम्मू कश्मीर में। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का सवाल है, हम तो पहले, आपको पता है, हम पहली उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में थे, राजनीतिक जमातों में थे जो हम जाके आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले थे। और डेडलॉक की ख़त्म होने की प्रक्रिया मुझे लगता है वहीं से शुरू हुई थी, पर समय लगा। और आज सभी राजनीतिक दलों को ये समझ में आया कि केंद्र से बातचीत, भारत की सरकार से बातचीत ही आगे का रास्ता है। और आज खुशी की बात है कि उन सब लोगों ने भी उसी रास्ते को चुना। और जो 24 जून की जो मीटिंग थी वो बहुत अहम ज़रूर थी, बिल्कुल ज़रूर अहम थी, क्योंकि उससे सभी पार्टीज़ जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑन बोर्ड आई। और इस बात की तस्दीक होती है कि जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, वो इस बात से मुत्तफिक हैं कि चुनाव होने चाहिए, यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के आम आदमी को एक चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। लेकिन विक्रम जी, कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस अभी भी अड़ा हुआ है कि जो विशेष दर्जा है वो मिलना चाहिए। हालांकि मैटर सिंपलाइज है, उसके बावजूद भी ये अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये स्टेटमेंट देते जा रहे हैं कि 370 वापस होना चाहिए, 35 से वापस होना चाहिए। देखिए विनोद जी, मेरा ये मानना है ये सब ऑप्टिक्स के लिए वो कर रहे हैं। अगर जिस फोरम पे अगर वो बात करनी चाहिए थी, जिस तरह से वो आज बाहर आके सब लोग सारे दल बात कर रहे हैं, अच्छा ये होता कि जिन लोगों ने ये आपसे लिया है 370, उनके सामने आप उसी दृढ़ता से वो बात रखते। आज अगर बाहर आके ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं और 370 की बात करते हैं, मुझे लगता है बार बार उमर अब्दुल्ला साहब ने भी, महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका जो है, जो आइनी तरीका जो है, जो लीगल तरीका है, हम उसको फॉलो करेंगे। और अपनी पार्टी का भी शुरू से ये कहना था कि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबको सर्वमान्य होगा।
तो ये क्या जी। अलग ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखिए जो इन्होंने PAGD का अलायंस बनाया था, आज आप देखें कि कहाँ वो एक एक करके तिनका तिनका करके बिखर रहा है, और कहाँ वो अलायंस, जब ये मीटिंग में गए तो कहते हैं हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए, बाहर आके बोल रहे हैं तो भी बोल रहे हैं हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल रहे हैं। तो कहाँ वो आपको नज़र आया कि एक PAGD वन वॉइस में एक बात करे, और इनके अंदर अपना जो डिसेंट है इस बात को लेके कि चुनाव हो में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना। हमने आगा रौला का बयान एक अलग से देखा जो कल आया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसमें कुछ और जो उमर अब्दुल्ला साहब का कहना था, और महबूबा मुफ्ती जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं नहीं लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी। लेकिन एक मुद्दा विक्रम जी, एक बात पर कंसेंसस बन रही है, हल्की कंसेंसस बन रही है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज में एक कंसेंसस बन रहा है कि स्टेटहुड पहले हो, इलेक्शन बाद में हो। ऐसा रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आए, उसके बाद स्टेटहुड मिले, उसके बाद इलेक्शन हो। जी बिल्कुल। अच्छा तो यही होगा कि लोगों का भरोसा जो जीतना है, जो हमारी डोगरा स्टेट इस केंद्र सरकार ने तोड़ी तार तार की, आज अच्छा होगा कि अगर ये उसको समय पे उसको जोड़ दें और समय रहते स्टेटहुड जो है वो वापस जम्मू कश्मीर को मिल जाए, ताकि हमको तमीर और तरक्की के लिए और ज़्यादा, हम जानते हैं कि यूनियन टेरेटरी की फ़ंड एलोकेशन और स्टेट की फ़ंड एलोकेशन में फ़र्क है, हुकूक में फ़र्क है, कुछ आइनी गारंटीज जो हमको ज़मीन और नौकरी को लेके लोगों के लिए चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र का भरोसा, केंद्र का जो कॉल है, केंद्र का जो वादा है, उसको दृढ़ता मिलेगी अगर स्टेटहुड जो है चुनाव से पहले वापस कर दिया जाएगा। पर मेरा फिर भी यही कहना है कि हम किसी भी चीज़ को गिरवी नहीं रखेंगे कि इस बात पे हम आके अटक जाएं कि हम चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि स्टेटहुड पहले वापस आए। विक्रम जी, आपको कभी कभी दिक्कत तो नहीं होती है कोई बयान देने में? जैसे आप दिल से चाहते होंगे, जम्मू खित्ते के साथ लगातार पक्षपात हुआ, 70 सालों से लगातार पक्षपात होता जा रहा है, और आप कॉन्स्टिट्यूंसीज भी देखेंगे कश्मीर की, और उनको जोग्राफिकली भी देखेंगे, उनकी पॉपुलेशन भी देखेंगे, और जम्मू को कंपेयर करेंगे तो बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। आप दिल खोल के कह सकते हैं कि इस बार जम्मू को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। देखिए विनोद जी, आप मुझे कई सालों से जानते हैं, मैंने कभी भी संकोच नहीं किया उस बात को कहने में जो सही है, और जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड रखा गया है। और बुखारी साहब और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सभी नेताओं का भी हमेशा से ये मानना रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल पावर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर्स हो। हमको दोनों खित्तों की बराबर जो तरक्की है उसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा खड़ी है। और जहाँ तक मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आज जब डोर उनके हाथ में है, और वो उनसे उम्मीदें हैं जम्मू खित्ते के लोगों को कि वो उनके साथ इंसाफ करेंगे। विक्रम जी, मीटिंग के बाद फिर मीटिंग, ये कोई खास पर्दादारी थी? नहीं, औपचारिकताएं थी पीएम के साथ, उसके बाद दोबारा से गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं अल्ताफ बुखारी। मुझे लगता है औपचारिकताएं थी, उनको उनके कुछ चीज़ें थी जो गृह मंत्री शायद जानना चाहते होंगे, और मुझे एजेंडा ऑफ मीटिंग तो मुझे नहीं पता पूरा, पर इतना मुझे ज़रूर जो बुखारी साहब से बात हुई थी कि कुछ चीज़ें थी जो वो गृह मंत्री के नोटिस में लाना चाहते थे, और वो शायद लाए होंगे। और मुझे लगता है कि आगे का रास्ता तय करना, आगे ये मीटिंग का सिलसिला चलता रहे, सभी लोगों से वार्तालाप होता रहे, और एक सीधा रास्ता जो है जो जम्मू कश्मीर को तरक्की की ओर लेके चले। विक्रम जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, ज़रूरी भी है कि क्या इस वक्त आपको लगता है कि माहौल माकूल है, इलेक्शन हो सकते हैं? दूसरा सवाल मेरा साथ में ये भी रहेगा, क्या 370 और 35A का विकल्प 371 बन सकता है? देखिए, मुझे लगता है आपका पहले दूसरे सवाल का मैं जवाब दूंगा। बुखारी साहब ने कल बड़ा क्लियरली कहा कि हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी जाएं। अब उसको आप नाम कुछ भी दे दीजिए, 71 दे दीजिए, 72 दे दीजिए, जैसा भी जो भी नॉमेनक्लेचर उसको आप देना चाहें, पर हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की नौकरी और ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हो, क्योंकि वो हमारे पास लिमिटेड है। और जहाँ तक इलेक्शन का समय है, मुझे लगता है इलेक्शन के लिए हमेशा, अगर डीडीसी के लिए समय अनुकूल था, स्टेट BDCs के लिए, पंचायत के लिए, तो मुझे ऐसा एक बिल्कुल हमवार जो मौसम है वो कभी होगा नहीं जम्मू कश्मीर में, जब तक कि यहाँ हम जानते हैं कि मिलिटेंसी है और उससे लड़ रही है हमारी फोर्सेस। पर इन्हीं हालात में मुझे लगता है पहले भी चुनाव हुए हैं, और
चुनाव को और ज़्यादा डिले करना कहीं ना कहीं उन ताकतों को बल देगा जो नहीं चाहती कि यहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है शुरू हो और एक चुनी हुई सरकार यहाँ आए। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।